एमए प्रीवियस के प्रिय बच्चों, आज के इस सत्र में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आपके प्रथम प्रश्न पत्र में महर्षि यास्क के द्वारा विरचित निरुक्त के 2 अध्याय रखे गए हैं, अर्थात प्रथम एवं द्वितीय अध्याय आपके सिलेबस में हैं। जैसा कि आपको विदित है, वेदों के अध्ययन के लिए 6 वेदांगों का अध्ययन करना परम आवश्यक है। ऐसा भारतीय परंपरा में माना जाता रहा है। इसी कारण से महर्षि यास्क ने ईसा से भी लगभग 700 वर्ष पूर्व निरुक्त की रचना कर डाली। जो निरुक्त है वह निघंटु ग्रंथों का संग्रह है, अर्थात निघंटु ग्रंथों के शब्दों के बारे में वहां पर स्पष्ट किया गया है कि इन शब्दों का अर्थ हमें किस प्रकार से करना चाहिए। और यह निर्वचन की परंपरा भारत में बहुत प्राचीन काल से रही है। हम ऐसा समझ लें कि ईसा से भी बहुत पहले, यानी जो महर्षि यास्क का निरुक्त है उससे भी पहले हमारी यहां पर निर्वचन की परंपरा रही है। अतः आज हम सर्वप्रथम निर्वचन के इतिहास को समझ लें, जान लें तो बहुत अच्छा रहेगा। प्रोफेसर मैक्स मूलर संस्कृत के बहुत बड़े स्कॉलर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि समूचे संसार के इतिहास में केवल 2 ही राष्ट्र हैं जिन्होंने स्वतंत्र रूप से बिना एक दूसरे से सहायता लिए तर्कशास्त्र और व्याकरण, इन 2 विज्ञानों पर विचार किया। वे दोनों हैं यूनानी और हिंदू। वे फिर कहते हैं, जबकि यूनान में उसके एक बड़े दार्शनिक के विचार निर्वचन शास्त्र की बाल्यावस्था को प्रकट करते हैं, भारत के ब्राह्मणों ने निर्वचन शास्त्र के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का समाधान अत्यंत गंभीरतापूर्वक कर लिया था। कहने का अभिप्राय यह है कि यूनान और भारत दोनों स्थानों में निर्वचन पर स्वतंत्र विचार किए गए थे, परंतु भारतवर्ष की प्रौढ़ता कुछ और ही थी, वह यूनान में नहीं थी। भारत अपने प्राचीनतम साहित्य में निर्वचन का संकेत करता है और उसी समय से संज्ञाओं की उत्पत्ति धातु से मानी जाने लगी है। आज हम भारत और यूनान के स्वतंत्र अध्ययन के विषय में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम हम भारत के विषय में चर्चा करते हैं। यद्यपि भाषा के संबंध में चिंतन की प्रथम धारा ऋग्वेद में हमें मिलती है, क्योंकि व्याकरण, भाषा, सरस्वती आदि के विषय में उसमें पर्याप्त संकेत किए गए हैं। कितने ऋचाओं में शब्दार्थ के रूप में निर्वचन भी दिए गए हैं तथा यजुर्वेद की 33 शाखा में शब्द का द्विधाकरण हम देख ही चुके हैं। तथापि निर्वचन शास्त्र का पूर्ण विकास देखने के लिए तो हमें ब्राह्मण ग्रंथों को ही सुरक्षित करना होगा। ब्राह्मणों का लक्षण ही कहा गया है, हेतु निर्वचनम निंदा इत्यादि, अर्थात निर्वचन करना भी ब्राह्मणों के लक्षण है। आश्चर्य तो यह है
कि ब्राह्मणों के निर्वचन ध्वनि, रूप, अर्थ आदि का पूरा विचार रखते हैं, उनमें त्रुटि प्राय नहीं है। यास्क ने भी कुछ शब्दों के प्रमाण के लिए ब्राह्मणों के वाक्य उद्धृत किए हैं। यह स्मरणीय है कि ब्राह्मणों के निर्वचनों के स्पष्ट होने के बाद, या कहें कि निर्वचनों को उद्धृत करने के बाद, यास्क इति विज्ञायते ऐसा अवश्य कहते हैं। विद्वानों के साथ इन्हें 500 ईसा पूर्व मानते हैं। डॉक्टर वेलवलकर इन सबों की परीक्षा करके 700 ईसा पूर्व तक पहुंचते हैं। दूसरी ओर युधिष्ठिर मीमांसक तथा सत्यव्रत जैसे कुछ विद्वान तो 2700 ईसा पूर्व और 2400 ईसा पूर्व तक पहुंचते हैं। सचमुच भारतीय साहित्य के इतिहास में काल निर्णय करना बड़ा कठिन है। यूरोपीय विद्वानों की तार्किक बुद्धि भी असफल हो जाती है। इस विषय में हम अधिक चर्चा नहीं कर सकते हैं। आज पाणिनि का सर्वमान्य काल 500 ईसा पूर्व तो माना ही जाता है। शैली और भाषा की दृष्टि से यास्क को पाणिनि के थोड़ा पहले प्रायः 700 ईसा पूर्व में विद्यमान मानना समीचीन होता है। यास्क के काल का निर्णय करने में निम्नलिखित विषयों पर ध्यान देना अपेक्षित होता है। सबसे पहले हम पाणिनि पूर्वत्व विषय पर बात करें तो पाणिनि के अपने सूत्र यास्कादिभ्यो गोत्रे में यास्क का उल्लेख परोक्षतः एक गोत्रवाचक शब्द के रूप में किया है। इसके अतिरिक्त उनके अष्टाध्यायी में कतिपय ऐसे आचार्यों का निर्देश है जो निरुक्त में निर्दिष्ट नहीं है। स्फोटायन प्रभृति आचार्य अवश्य ही यास्क के अनंतर तथा पाणिनि के पूर्व हुए थे। यास्क का काल निश्चय ही पाणिनि के प्रायः 200 से 300 वर्ष पूर्व होना चाहिए। दूसरे विषय पर हम चर्चा करते हैं तो वह है महाभारत, अर्थात महाभारत में उल्लेख। महाभारत के शांति पर्व में निरुक्तकार यास्क की चर्चा की गई है कि विष्णु की शिपिविष्ट के रूप में यास्क मुनि ने स्तुति की है और उन्हीं के प्रसाद से विनष्ट निरुक्त ग्रंथ का उद्धार किया गया। यह शिपिविष्ट शब्द वस्तुतः निरुक्त में विवेचित है। यद्यपि महाभारत के काल का भी कुछ निर्णय नहीं है, तथापि यास्क की अधिप्राचीनता तो सिद्ध करती है। तीसरा विषय है यास्क पूर्व वैदिक वाङ्मय। निरुक्त में प्रायः पूर्ण वैदिक साहित्य का उपयोग किया गया है। संहिता, ब्राह्मण तथा उपनिषद से भी वे परिचित हैं, उपनिषदों से पूर्व परिचित नहीं लगते। पुरुष का निर्वचन करते हुए वे उपनिषद वाक्य को देते हैं। उपनिषदों के काल के आरंभिक भाग में ही उनकी स्थिति संभव है। चौथा विषय है भौगोलिक परिचय। यास्क ने कई स्थानों पर अपने भौगोलिक ज्ञान का परिचय दिया है। दाक्षिणात्य प्रथाओं का भ्रामक उल्लेख तो सचमुच किसी प्रामाणिक स्थिति का द्योतन नहीं करता, किंतु कंबोज तथा आर्य देशों का भाषा वैज्ञानिक अंतर वास्तव में उनके पार्श्ववर्ती परिवेश का परिचायक है। डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय के अनुसार कंबोज देश कश्मीर के उत्तर पूर्ववर्ती भाग को कहते थे। लॉन्गमैन के मानचित्र में भी
250 ईसा पूर्व के भारत की स्थिति प्रदर्शित करते हुए काम्बोज को कश्मीर के पूर्व तथा हिमालय के दक्षिण दिशा में दिखलाया गया है। यास्क के द्वारा प्रदर्शित अंतर यह स्पष्ट करता है कि कंबोज प्रदेश में भी संस्कृत बोली जाती थी तथा केवल विभाषागत अंतर था। अंतिम विषय है भाषा शैली। यास्क की शैली उस संक्रमण काल का द्योतन करती है जब वैदिक युग ब्राह्मण ग्रंथों की गद्य वीथिका में ही विचरण कर रहा था। भाषा सरल किंतु आर्ष थी। वाक्य विज्ञान की दृष्टि से यास्क का अध्ययन करें तो कहा जा सकता है कि अभी तक सूत्र शैली का निवेश पूर्ण रूप से नहीं हुआ था। पाणिनि की शैली आने में भी बहुत देर थी। इन तथ्यों से हम सरलतापूर्वक 700 से 800 ईसा पूर्व में यास्क का समय रख सकते हैं। यास्क और पाणिनि के बीच में फिर कुछ वैयाकरण आते हैं जो व्युत्पत्ति का स्पर्श करते हैं, किंतु काल उन्हें नगण्य समझकर भूल जाता है। पाणिनि के आविर्भाव से निर्वचन शास्त्र में एक नया जीवन आ जाता है और शब्दों का सांगोपांग अध्ययन हो जाता है। जिन बातों में यास्क हमें भ्रमात्मक ज्ञान देते हैं, पाणिनि उन्हें स्पष्ट कर देते हैं। इनके धातुओं और प्रत्ययों में शब्द निर्माण की अनोखी शक्ति है, जिसके आधार पर प्रचलित शब्दों की व्युत्पत्ति की जाती है। पाणिनि की व्युत्पत्तियों में ध्वनि, रूप और अर्थ का अद्भुत आमंत्रण है, सामंजस्य है, जिसे भाषा विज्ञान सर्वथा स्वीकार करता है। स्वरों और व्यंजनों के पारस्परिक संबंध से पाणिनि पूर्ण परिचित है और विशेषतया इनके अष्टाध्यायी के अध्ययन से ही यूरोप में भाषा विज्ञान के क्षेत्र में क्रांति पहुंची थी। यहाँ तक कि भाषा विज्ञान ने पाणिनि के कुछ शब्दों को, जैसे गुण वृद्धि, संप्रसारण आदि, यथावत स्वीकार कर लिए। उनादि सूत्र भी पाणिनि से ही संबद्ध हैं, यद्यपि ये दूसरों के लिए लिखे हुए हैं ऐसा माना जाता है, जिनमें पाणिनि के छोड़े हुए शब्दों की व्युत्पत्ति दी गई है। उनादि की प्रक्रिया ही ऐसी है जो शब्दों को धातुज मानती है। इस प्रक्रिया से हम सभी शब्दों को व्युत्पत्ति करके देख सकते हैं, चाहे वह उनादि सूत्रों के अधिकार में नहीं आया हुआ शब्द भी क्यों न हो। इसके लिए एक नियम है, संज्ञासु धातु रूपाणि प्रत्ययाश्च ततः परे कार्याद विद्याद अनूनम वेतत् शास्त्रम मुनादिषु। अर्थात शब्दों में पहले प्रकृति की कल्पना करें, फिर प्रत्यय की, कार्यों को देखकर प्रकृति और प्रत्यय में अनुबंध लगा दें। यह उनादि का नियम है। इस प्रकार इस पद्धति ने निर्वचन शास्त्र को एक नया रास्ता दिखलाया, जिससे न केवल संस्कृत के अपितु अन्य भाषाओं के शब्दों को भी संस्कृत के अनुसार व्युत्पन्न किया जाने लगा। इससे निर्वचन शास्त्र की वैज्ञानिकता क्षीण होने लगी। अस्तु प्रिय बच्चों, आज हम इस विषय में इतनी ही चर्चा करेंगे। आगे फिर इस विषय को लेकर के हम शीघ्र ही उपस्थित होने वाले हैं। अस्तु, इस चर्चा को हम यहीं पर विराम देते हैं। तब तक के लिए जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।